नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के साथ एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। आइए शुरू करें आज की अपनी बात, स्ट्रेट टॉक। तो इस बात में आज की जो बात है, स्ट्रेट टॉक है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश में युद्ध जैसे हालात हैं? क्योंकि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, इसके प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि युद्ध जैसे हालात हैं। उनके इस्तीफे तक के कयास तेज़ हो गए थे, लेकिन अब इस्तीफे से इनकार किया गया है और साथ ही साथ तख्ता पलट को लेकर जो खबरें चल रही थी उसका भी खंडन बांग्लादेश की सेना ने कर दिया है। लेकिन क्या इस खंडन और इस इनकार के साथ ही बांग्लादेश में जो हालात हैं उसमें कुछ सुधार के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं? और अगर ये त्वरित जो है राहत बांग्लादेश की जनता को नहीं है तो फिर इसे कैसे देखा जाना चाहिए? कई सवाल स्ट्रेट टॉक के हैं। हम समझते हैं कि पहले इन सवालों को और कुछ तथ्यों को भी अपने दर्शकों के सामने रखें। और इन सवालों को, तथ्यों को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, जो कि शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट, उसके पतन के साथ ही लगातार अस्थिरता और राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ हिंसा के तमाम घटनाओं का सामना कर रहा है। और इसीलिए भारत के लिए इस पूरे के पूरे रीजन में, खास करके तब जब पाकिस्तान के साथ उसका जो संघर्ष है वो हालिया समय में सैन्य संघर्ष में भी तब्दील हो गया था और अभी भी तनाव लगातार बना हुआ है। तो आइए एक नज़र आप अपने टीवी स्क्रीन पर ज़रा गौर देखिए कि बांग्लादेश में युद्ध जैसे हालात, मोहम्मद यूनुस ने इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों कहा कि उनके लिए काम करना मुश्किल हो रहा है? क्या अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने अब पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है या वो रूठ गए थे लगातार चुनाव की जो मांग हो रही थी राजनीतिक दलों की तरफ से? लेकिन जो फैसले वो लगातार ले रहे हैं अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में, उन फैसलों पर भी सवाल उठ रहे हैं। और ख़ास करके बांग्लादेश की सेना ने राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ी जो नाराज़गी जताई है, इस पर भी पूछा जाना चाहिए कि क्या मोहम्मद यूनुस हैं, जो कि नोबेल पीस विनर है, प्राइज़ विनर है, वो बांग्लादेश की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कुर्सी में बने रहने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि वो लगातार चुनाव को टालते हुए क्यों दिख रहे हैं, जबकि सेना ने भी कह दिया कि दिसंबर 2025 तक चुनाव ज़रूर कराए जाने चाहिए। सभी राजनीतिक दल जो है वो बांग्लादेश में चुनाव को अतिशीघ्र जो है संपन्न होते देखना चाह रहे हैं। ऐसे में एक स्टेटमेंट असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने चिकन नेक को लेकर भी दी है। और एक बात यह भी कि चीन और अमेरिकी प्रतिद्वंद्विता जो इस वक्त दुनिया भर के देशों के लिए और खास करके विकासशील देशों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। इस दौर में एलन मस्क का स्टारलिंक सेवा शुरू होना बांग्लादेश में और रखाइन कॉरिडोर को लेकर जो एक रस्साकशी देखने को मिल रही है बांग्लादेश के भीतर, इसको भी समझेंगे। हमारे साथ जो आज के मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ उत्कर्ष सिन्हा, सीनियर जर्नलिस्ट, जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट सिद्धार्थ शर्मा जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और शुरुआत में उत्कर्ष सर आपसे ही करना चाहती हूँ। तमाम जो हम एक पत्रकार होने के नाते जिन घटनाओं को हम लगातार देखते रहते हैं, इन घटनाओं को सबसे पहले तो एक युद्ध जैसे हालात का स्टेटमेंट मोहम्मद यूनुस की तरफ से आना, क्या वो खुद को दबाव के तहत पा रहे थे? हालांकि इस्तीफे की बात अब कहा जा रहा है कि ये टल चुका है, लेकिन आप इस पूरे की पूरी सिचुएशन को, घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? जी लेकिन यहाँ सबसे पहली जो बात है ये कि बांग्लादेश में क्रांति का हनीमून पीरियड खत्म हो गया है और उसके बाद जब से शेख हसीना आई हैं वापस, बेगम खालिदा जिया जब लंदन से लौट के आ गई हैं जी वापस, उसके बाद से पॉलिटिकल सरगर्मी भी बढ़ गई है। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो अभी मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे का कार्ड फेंका था, ये और बता रहा है कि दबाव तो है, दबाव खत्म नहीं हुआ है। या इनका ये कहना कि युद्ध जैसे हालात पैदा हुए, तो कौन चला रहा है सरकार? सरकार तो आप ही चला रहे हैं ना, किससे युद्ध कर रहे हैं जी? तो क्वेश्चन मार्क है। यूनुस एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, बांग्लादेश के रूरल इकोनॉमी में बड़ा काम किया उन्होंने, ये भी सच है। लेकिन बतौर लीडर ऑफ अ कंट्री वो फेल हुए। वो पहले 15 दिन से ही फेल होना शुरू हुआ, क्योंकि जैसे ही ये इंटरिम कमेटी बनी, सलाहकार मंडल या जो भी कह लीजिए इसको,
इसके बाद बांग्लादेश के भीतर जो फोर्सेस इमर्ज की, जी। जमात इस्लामी बहुत तेज अचानक से ऊपर आ गई, प्रो पाकिस्तानी जो एलिमेंट्स थे वो एक्टिव हो गए और बहुत सारे फैसले अचानक पाकिस्तान के फेवर वाले होने लगे। फिर शेख मुजीबुर रहमान की स्टैचू को तोड़ना, वहां की चीजों को बदलना, एक अजीब सा मतलब मंजर ऐसा था जो बांग्लादेश कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ये सोच नहीं सकता था। अब उसके बाद फिर जब भारत ने सख्ती दिखाई, अपने लैंड पोर्ट्स को बंद किया, उसके पहले से ही यूनुस अचानक प्रो अमेरिकन स्टांस में आ गए, वो अमेरिका के दबाव में भी दिखाई देने लगे। अब एक तरफ ये, दूसरी तरफ पॉलिटिकल जो सिनेरियो है बांग्लादेश का इस वक्त, खालिदा जिया एक्टिव हो गई हैं, वो अपनी जगह पे है। दूसरा, एक नई पार्टी बन गई है जो नाहिद जो स्टूडेंट लीडर था उसने बनाई, एनसीपी, वो है। और अब ये जो खालिदा जिया की पार्टी है बीएनपी, वो आरोप लगा रही है कि ये नाहिद की पार्टी को अनड्यू फेवर्स दे रहे हैं और चाहते हैं कि जब भी तब तक चुनाव ना हो जब तक कि नाहिद के सत्ता में आने की स्थिति ना हो। तो सलाहकारों को लेके द्वंद्व, पॉलिटिकल लड़ाई, और सबसे बड़ी बात है कि आर्मी चीफ वाक़िरुज़्ज़मान ने जब एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, उसके बाद, क्योंकि उनके कान खड़े हो गए थे, बिना उनकी कंसेंट लिए हुए, बिना उनसे बातचीत किए हुए नेशनल एडवाइजर अपॉइंट कर दिया था मोहम्मद यूनुस ने। अब उसको लेके बांग्लादेश की फौज के भीतर दो फाड़ होने की जब स्थिति आई तो जनरल ने इंटरवीन किया, और वो सख्ती कुल मिला के यूनुस हर तरफ से घिरते जा रहे हैं। चाहे वो सिविल सोसाइटी अनरेस्ट बहुत बढ़ गया जी, अब वो जितने भी बयान दें, अब हालत ये है कि उनके बयानों पे भरोसा भी नहीं रह गया। आज इन्होंने माइनॉरिटी सिक्योरिटी को लेके एक बयान दिया, लेकिन उस पर भी अब भरोसा कैसे करें, क्योंकि वो अगर ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स को कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उनको पुश कर, मतलब उनके दबाव में आ चुके हैं, तो वो फेथ जब टूटता है ना, तो फिर प्रोसेस तो टूटने लगता है अपने। बिल्कुल बिल्कुल, जिस फेथ के ऊपर उनको चुना गया था, अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया था, रिफॉर्मिस्ट जो मोहम्मद यूनुस की छवि थी, एक सुधारक की छवि थी, उसको एक बड़ा डेंट लगा है। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा भी जुड़े हुए। सिद्धार्थ जी, जिस भरोसे की बात उत्कर्ष सर कर रहे हैं, अगर ये भरोसा ही खो दिया है मोहम्मद यूनुस ने, तो उन्हें तो स्वतः ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, अगर वो जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों में भरोसा रखते हैं। सिद्धार्थ जी। जी, उत्कर्ष जी ने बहुत अच्छे से संक्षेप में समझा दिया कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उस पर मैं प्रकाश डालने की कोशिश करता हूं। हमें पता है कि मोहम्मद यूनुस साहब बांग्लादेश में जो अभी आए हैं, वो उससे पहले ये इसीलिए आए क्योंकि वहाँ की जनता सड़क पे आ गई और वहाँ की जो सत्ता थी शेख हसीना की, उसका तख्ता पलट कर दिया। तो कोई भी जनता जब सड़क पे आती है तो उसका मकसद भले सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन उसका जो कारण होता है वो कारण होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। जनता को लगने लगता है कि सत्ता कुछ लोगों के हाथ में चली गई है, जनता की उसमें सहभागिता नहीं रही, वो लोग मनमाना कर रहे हैं, इसीलिए भले उसका मकसद ऊपर से दिखे सत्ता परिवर्तन, लेकिन असल में उसका कारण होता है कि जनता सहभागी लोकतंत्र, मतलब उसको लगता है कि मेरी भी सहभागिता हो। तो इस कारण से जिस तरह से शेख हसीना ने देश को चलाया था, वो कारण सही हो या गलत हो उसमें जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश भारत का हिस्सा नहीं है। लेकिन कोई भी कारण रहा हो, जनता सड़क पे इसीलिए आई क्योंकि उनको लगा कि शेख हसीना मनमानी कर रही हैं, और इसीलिए जब शेख हसीना भाग गई और उनकी सरकार गिर गई, तख्ता पलट हो गया, तो उन्होंने सोचा, जब बांग्लादेश के लोगों ने, कि हमारे बीच में जो सबसे समझदार आदमी है, कम से कम एक नोबेल प्राइज विनर है, सामाजिक व्यक्ति है, विद्वान है, इस तरह के व्यक्ति को अगर हम सत्ता देंगे तो वो कम से कम एक अच्छी व्यवस्था ले आएगा और एक नई व्यवस्था ऐसी आएगी जिसमें जनता की भी सहभागिता होगी। तो उन्होंने सत्ता परिवर्तन करके सत्ता विकेंद्रीकरण करने के लिए मोहम्मद यूनुस साहब को सत्ता दी। अब सत्ता के साथ दिक्कत ये होती है कि सत्ता जिसके पास भी आती है वो फिर वो केंद्रीकरण करने की कोशिश करता है, और मोहम्मद यूनुस साहब ने, क्योंकि सत्ता उनके पास आई, इसीलिए बजाय इसके कि वो जल्दी चुनाव करवा देते, जबकि हमें पता है कि वो सरकार इंटरिम सरकार है, तो वो जल्दी चुनाव करवा देते और वहाँ के जनता जो सड़क पे आई हुई थी उसके इच्छा के अनुसार
एक सहभागी व्यवस्था को वो जन्म दे देते। जी। उसके बदले उन्होंने कुछ नीतिगत निर्णय लेने शुरू किए, और वो जैसे ही वो नीतिगत निर्णय लेना शुरू किए तो यूनुस साहब को जो सबसे ज्यादा समर्थन दिया था बांग्लादेश की सेना ने, क्योंकि इस तरह की कोई भी सत्ता परिवर्तन होता है, रातों रात तख्ता पलट होता है, तो उसमें सेना की बहुत अहम भूमिका होती है। या तो जी। या तो वो किसी के साथ हो जाती है, या तो चुपचाप बैठ जाती है इस बैरक में। अब वो अगर जी। चुपचाप बैठ गई तो जो ज्यादा ताकतवर है वो जीत जाता है, या तो हम्म। वो जिसके पक्ष में खड़ी हो जाती है वो जीत जाता है। जी। तो सबको पता है कि तख्ता पलट के समय शेख हसीना ने अपनी आर्मी को कहा भी था कि इन स्टूडेंट्स के ऊपर आप कुछ मतलब लाठीचार्ज वगैरह कीजिए, दमन कीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जी। तो मेरे ख्याल से अब सेना को भी गुस्सा है कि हमने तुमको बनाया और तुम अब हमारी भी बात नहीं मान रहे हो, तुम मनमानी कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से ये कारण बने हैं, ये मकसद और कारण में अंतर। बिल्कुल, एक ब्रेक लूंगी मैं इसी के साथ। सिद्धार्थ जी, छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के लिए रुकते हैं और स्ट्रेट टॉक के साथ लौटेंगे। ब्रेक के बाद कई सवाल लगातार बने हुए हैं कि अगर बांग्ला में ये राजनीतिक स्थिरता अगर प्रोलॉन्ग होती है और लंबे समय तक के लिए खिंचती है तो इसका कितना जो है नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि हिंसक घटनाओं में कमी नहीं आ रही और कहीं ना कहीं जो अमेरिकी प्रभुत्व या चीनी प्रभुत्व की जो बात हो रही है ये भी अब गंभीर चिंता का कारण बनती दिख रही है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो बांग्लादेश में क्या वाकई युद्ध जैसे हालात है, जैसा कि मोहम्मद यूनुस ने स्टेटमेंट दिया है, और अगर युद्ध जैसे हालात हैं तो ये कितनी चिंता की बात है, क्योंकि लगातार बांग्लादेश में जब से शेख हसीना सरकार का पतन हुआ है तब से स्थिरता की अपेक्षा की जा रही है, लेकिन मोहम्मद यूनुस लगातार असफल दिख रहे हैं और वो इस्तीफे की खबरों को भी इससे अब इनकार कर चुके हैं। इस्तीफा उनका नहीं आएगा सामने, हालांकि चुनाव जल्द से जल्द कराने का दबाव उन पर लगातार बना हुआ है। लेकिन उत्कर्ष सर, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से सिद्धार्थ जी ने कहा है कि अंतरिम सरकार का गठन किस लक्ष्य के साथ हुआ था, पर ये तो नीतिगत फैसले करने लगे, तो ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस जो कह रहे हैं कि देश में युद्ध जैसे हालात हैं, ये तो उन्हीं की तरह से क्रिएटेड है। सारी सिचुएशन जो है वो नीतिगत फैसले ले रहे हैं, यहाँ तक कि ये फैसले ले लिया उन्होंने रखाइन कॉरिडोर जैसे फैसले पर भी सहमति व्यक्त कर दी, जिसने कि सेना की नाराजगी को सार्वजनिक कर दिया। असल में देखिए, सिचुएशन जब ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तो वो सिचुएशन ये थी कि एक बड़ा वैक्यूम बन गया जी। जो राष्ट्राध्यक्ष देश छोड़ के चला गया, सेना तैयार नहीं थी टेक ओवर करने के लिए, और ये एक अच्छा जेस्चर था। मतलब आप देखिए, नहीं तो पाकिस्तान होता तो अभी तक तो वहां पे मार्शल लॉ लग चुका होता जी। तो बांग्लादेश के फौजियों ने कहा कि नहीं ठीक है, आप सबको बुलाइए, और एक साल का टाइम तय हुआ कि चीजों को पहले तो कंट्रोल किया जाए, जो ये एनार्की बढ़ी हुई है, और उसके बाद फिर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए जी। अब ये काम था इंटरिम गवर्नमेंट का, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट ने खुद को गवर्नमेंट मान लिया, और जब गवर्नमेंट मान लिया तो एक तरफ तो वो जो अराजक तत्व हैं उनके दबाव में खुद ही आ गए, और उसके बाद फिर उन्होंने ना सिर्फ इंटरनल पॉलिसी बल्कि फॉरेन पॉलिसी भी हैंडल करनी शुरू की, जबकि कोई मैंडेट नहीं है जी। लेकिन मैंडेट अगर नहीं है और आप काम कर रहे हैं तो ये तो डिक्टेटरशिप हो गई ना जी। अगर पीपुल्स मैंडेट है नहीं और आप मतलब आए हैं एक देश को ऐसे वक्त में संभाल के एक दिशा देने, जबकि नई सरकार आए, लोग अपने फैसले करें, वो सरकार फैसला करे, उसको मैंडेट मिलेगा जी। आपने सारे फैसले करने शुरू कर दिए जी। अब जाहिर सी बात है कि उन फैसलों के पीछे तो ऐसा भी नहीं है कि आपके पास एक कोई बड़ा कोई ऐसा आदमी है जो बढ़िया फॉरेन पॉलिसी समझता है, बढ़िया डिफेंस पॉलिसी समझ रहा है जी। ये तो ठीक है, कुछ जजेस हैं, कुछ प्रोफेसर्स हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, वो मिलके एक देश को, ये बहुत बढ़िया बात थी कि किसी मतलब दक्षिण एशिया के किसी देश में इस तरह की घटना हो जाए जब वैक्यूम बन जाए लीडरशिप का, और उसके बाद अच्छा, तो वो वहां तक तो ठीक था, लेकिन आपका बिहेवियर बदल गया, और आपका बिहेवियर बदल गया, आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई जी, और स्किल है नहीं, मैंडेट है नहीं। उत्कर्ष सर, ऐसे में शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन की जो अपील भारत से की गई, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो बात तो शुरू में हुई थी और अभी तक चल रही है, वो एक लाइन है,
और जाहिर सी बात है कि शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेशी आवाम में गुस्सा तो बहुत, क्योंकि शेख हसीना ने अपने आखिरी दौर में जिस तरह की डिक्टेटरशिप का प्रदर्शन किया था, चाहे अपोनेंट्स को अरेस्ट कराना या उनको गायब कराना या मनमानी तरीके से चलाना चीजों को, रिजर्वेशंस को बढ़ा देना बिना किसी उसके, तो एक अनरेस्ट तो था। तो शेख हसीना तो अभी भी बांग्लादेश के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, उनकी पब्लिक के लिए जितनी जानकारी हम लोगों को मिलती है वहां से, उसके हिसाब से। लेकिन दूसरे लीडर्स तो हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप तो है जी। पहले भी मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत नहीं रही स्ट्रांग बांग्लादेश में, लेकिन भी पॉलिटिक्स तो है। बिल्कुल। एक बात मैं कह के खत्म करूंगा। देखिए, बांग्लादेश के पब्लिक को, मैंने बांग्लादेश के 2 दौरे किए और बांग्लादेश को अंदर तक देखा। एक चीज तो तय, बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है और बांग्लादेश की जो पब्लिक है वो बहुत प्रोग्रेसिव है इन कंपैरिजन ऑफ अदर साउथ एशियन कंट्रीज। तो वो बहुत बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। अगर उनको डेमोक्रेसी चाहिए तो वो डेमोक्रेसी लेंगे। आप देखिए, सिर्फ एक बार आजादी के बाद सिर्फ एक बार जनरल इरशाद ने तख्ता पलट किया था, मिलिट्री रूल लगा था, लेकिन इरशाद को भी बहुत जल्दी सरेंडर करके पॉलिटिकल उसमें आना पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो बांग्लादेश इस तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल। लेकिन मैं खालिदा जिया का सवाल सिद्धार्थ जी से समझना चाहूँगी। खालिदा जिया तो देश में थी ही नहीं, वो तो लंदन चली गई थी और अभी हाल ही में वापस लौटी हैं। तो चुनाव कराने का जो प्रेशर है, क्या खालिदा जिया के साथ आते ही वतन वापसी के साथ ही ज़्यादा बढ़ता हुआ आप देख पा रहे हैं? क्योंकि अवामी लीग को तो बैन कर दिया गया है। अब बड़ी पार्टी, अगर सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो BNP रह गई है। अगर नेशनल सिटीजन पार्टी, जो कि यूथ उन छात्रों की पार्टी है जिन्होंने आंदोलन ये पूरा खड़ा किया था, ये अभी बिल्कुल ही एक नई नवेली पार्टी है और इसके साथ तमाम छोटे छोटे धड़े हैं। और BNP का अगर मैं इतिहास देखूं तो पाकिस्तान परस्त ये पार्टी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो माहौल इस वक्त भारत विरोधी चल रहा है, जमात इस्लामी का नाम ले लीजिए, अन्य कट्टरपंथी संगठनों का ले लीजिए, BNP का भी वही इतिहास रहा है। तो ये चुनाव जल्द कराए जाएं, और क्योंकि खालिदा जिया अभी हाल ही में वापस आई हैं, ये पूरी स्थिति को थोड़ा सा समझाइए कि ये यूनुस के लिए ये पूरी चीज़ें फ्रेम की गई हैं या फिर वास्तविक घटनाक्रम? जी देखिए, मुझे लगता है कि अगर बांग्लादेश में जिस तरह से यूनुस जी को जो मैंडेट मिला था, वो एक इंटरिम गवर्नमेंट है और उनको जल्दी से जल्दी 2025 तक चुनाव करवा देना चाहिए, ऐसा इसीलिए वो बने थे। वो अगर करवा देंगे तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी पार्टियों का दबदबा नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे उत्कर्ष जी ने कहा कि बांग्लादेश के लोग जो हैं, आप बांग्लादेश के लोगों को सांस्कृतिक रूप से देखिए तो भले धार्मिक रूप से वहाँ पर बांग्लादेश में इस्लाम मानने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से देखिए तो बांग्लादेशी और पश्चिम बंगाल के लोग, भारत के पश्चिम बंगाल के लोग बहुत सारे मामलों में जी बांग्ला संस्कृति से जुड़े हैं। जी हाँ, समान है। तो आप देखिएगा कि बांग्ला संस्कृति में बहुत पहले से एक स्वतंत्र विचारधारा की एक अलग सी धारा हमेशा चलती रही है। वो श्री अरविंद घोष के समय भी चली थी और राजा राम मोहन राय के समय में भी चली थी और अभी भी वो चल रही है। और जैसे उत्कर्ष भाई ने कहा कि वो 2 बार गए हैं तो उन्होंने वहां पर देखा है कि वहां के लोग किसी की बात ऊपर से मानने की मतलब उनके अंदर उस तरह का, उनके अंदर ये मानता है कि हम स्वतंत्र चिंतन करें। तो अगर स्वतंत्र चुनाव हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि सत्ता में कोई भी आए। हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं कि अवामी पार्टी आ जाए इनकी खालिदा जिया की, लेकिन पार्टी जी अवामी तो शेख हसीना की पार्टी है जिसे बैन कर दिया। माफ कीजिएगा, बीएनपी अब आ गई या फिर इन छात्रों की जो जनता पार्टी है वो भी अगर आ गई तो मेरे ख्याल से वो चरमपंथी या उग्रवादी नीतियों को नहीं अपनाएगी, क्योंकि जिस तरह का हवा चल रहा है बांग्लादेश में वो जनता उन लोगों को कंट्रोल में रख लेगी। लेकिन बनिस्बत इसके कि वो जल्दी चुनाव करवा दें, अगर यूनुस साहब कहेंगे कि नहीं हम नीतियों को हम ही चलाएंगे, तब मेरे ख्याल से जिस जनता ने यूनुस जी को बिठाया है और जिस सेना के बदौलत वो बैठे हुए हैं, जनता ने उन्हें बिठाया और सेना ने उन्हें बैठाए हुए रखा, इन दोनों का उनको विरोध झेलना पड़ेगा।
मेरे ख्याल से इस मामले में भारत ने भी कुछ कूटनीतिक रूप से गलतियां की। जिस तरह से शेख हसीना को भारत ने समर्थन दिया, पीठ पीछे उनको समर्थन दिया। भारत ने समर्थन शेख हसीना को इसीलिए दिया क्योंकि भारत को लगता था कि खालिदा जिया को देंगे तो शायद इस्लामिक चरमपंथियों के तरफ उनका रुख ज्यादा होगा, और शेख हसीना ने भारत को कहा था कि मैं उन लोगों को कंट्रोल में रखूंगी। तो उन्होंने भले उसको कंट्रोल में रखा, लेकिन उनका जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड था वो अगर वहां की जनता को पसंद में नहीं था तो भारत को भी इंग्लिश में जिसे कहते हैं कि ना, हेजिंग द बेट्स थोड़ा करना चाहिए था। खालिदा जिया के साथ भी या बांग्लादेश के जनता के साथ भी भारत का एक स्वतंत्र संबंध हो सकता था, क्योंकि जो बांग्लादेश की जनता है वो मूलतः बांग्ला संस्कृति की जनता है। तो भारतीय जनता का भी बांग्लादेशी जनता के साथ संबंध रख सकते थे, लेकिन भारतीय सरकार ने सोचा कि नहीं, हम केवल शेख हसीना के ऊपर एक ही पत्ते के ऊपर अपना दाव खेलेंगे। वो दाव नहीं चला, ये भी स्पष्ट हो गया। जी बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं और ब्रेक के बाद लौटते हैं। सवाल बरकरार है कि बांग्लादेश में ये जो हालात हैं ये भारत के नज़रिए से कैसे इसे देखा जाए, और पूरे के पूरे पश्चिम एशिया में जो राजनीतिक स्थिरता की बात है उसे भी कैसे देखा जाए। और बांग्लादेश की सेना जो कि रखाइन कॉरिडोर को लेकर काफ़ी नाराज़ है, तो ये कॉरिडोर जो है वो असल अगर चिंता है बांग्लादेश की, और यही कॉरिडोर जो है क्या भारत की भी चिंता हो सकती है, क्योंकि बात पूरी घूम फिर कर जियोपॉलिटिक्स और हिंद महासागर में, प्रशांत क्षेत्र में जो चीन की दमदारी है या फिर उसका प्रभुत्व जमाने की जो उसकी एक नीति चली आ रही है, उसे भी कैसे देखा जाना चाहिए। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मोहम्मद यूनुस चौतरफा दबाव का सामना कर रहे हैं। इस्तीफे का संकट टल चुका है, लेकिन चुनाव कराने का दबाव लगातार बना हुआ है। और रखाइन कॉरिडोर की बात हो या फिर अभी हालिया एक स्टेटमेंट आई है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की, जिन्होंने बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि बांग्लादेश में तो 2 चिकन नेक हैं जो कि भारत के चिकन नेक से ज़्यादा असुरक्षित है। तो इन तमाम जो बयान हैं इसे कैसे देखा जाना चाहिए। हमारे साथ उत्कर्ष सिन्हा लगातार जुड़े हुए हैं और सिद्धार्थ शर्मा। सिद्धार्थ जी, मैं समझना चाहूँगी कि रखाइन कॉरिडोर जिस पर सेना की इतनी नाराज़गी हुई कि इसने सार्वजनिक कर दिया मोहम्मद यूनुस सरकार से अपनी नाराज़गी को, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये अमेरिकी प्रभुत्व जमाने की एक बड़ी कोशिश जिसे शायद बांग्लादेश की सेना और बांग्लादेश के राजनीतिक दलों ने जो है सिरे से नकार दिया? देखिए, किसी भी देश की सेना होती है तो सेना की एक ही जिम्मेदारी होती है कि जी। सवाल मुझसे था या उत्कर्ष जी से? जी, मैं उत्कर्ष जी से सवाल उत्तर देना चाहूंगी। शायद मेरा नाम ले लिया, आप जवाब दे दीजिए। मैं जी माफ कीजिएगा अगर मैंने नाम सिद्धार्थ जी का ले लिया हो। मैं चाहती कि उत्कर्ष सर उत्तर दे दे, फिर मैं अगला सवाल आपसे ले लूं। जी अनम्यूट कर ले सर, अनम्यूट कर ले। मैं इस विषय पर जाने के पहले एक लाइन में एक जरूरी बात कनेक्ट करना चाहता हूं जो सिद्धार्थ भाई ने ब्रेक के पहले जी जी भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ट्रैक 2 गायब हो गया है। पिछले 10 साल में ट्रैक 2 जो चैनल होते थे वो गायब हो गए। देश के बुद्धिजीवी, संस्कृति कर्मी, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार जो देशों के साथ जो उनके अपने संबंध होते थे, जो कई बार मौके पर काम आते थे, ऐसे मौकों पर जहां पर कूटनीति का सहारा लेना होता था। जी। भारत सरकार जो वर्तमान में है उसने ऐसे सब लोगों को देशद्रोही घोषित कर दिया और उसके बाद फिर वो वहां पे बैठे जो नेता हैं उन्होंने अब उसके बाद फिर पूरा नियंत्रण पा लिया, कोई चैनल ही नहीं बचा, है ना? तो एक तो ये प्रॉब्लम है। अब दूसरी बात देखिए, बांग्लादेश जो हेमंत बिस्वा शर्मा का जो बयान आया, वो बयान आया जब उसके पहले बांग्लादेश की तरफ से एक बयान आया था। पर सर मैं समय का जरूर जिक्र करना चाहूंगी। उस बयान को भी जब बीजिंग यात्रा पर गए थे मोहम्मद यूनुस, और उसको भी 2-3 महीने मेरे ख्याल से हो चुके हैं, और अब हेमंत बिस्वा शर्मा को याद आ रहा है कि 2 चिकन नेक है और वो ज्यादा सुरक्षित है। इस बयान का अचानक से निकल कर सामने आना। जी, हेमंत बिस्वा शर्मा को बहुत सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर तो देखना हमारे, कम से कम मेरे लिए थोड़ा सा कठिन होता है। वो एक फ्लूक है जो इस वक्त चल रहे हैं, और वो चूंकि बीजेपी की अपने पॉलिटिकल लाइन को सूट करते हैं इसलिए वो वहां पर चल रहे हैं। लेकिन ये सही बात है कि बांग्लादेश सेंसिटिव है। देखिए, बांग्लादेश में चाहे रखाइन कॉरिडोर की बात हो, चाहे चटगांव की बात हो, चटगांव का भी इलाका बहुत सेंसिटिव है, और वहां के भी जो ट्राइबल्स है वो उनका एक अनरेस्ट है।
तो अगर, लेकिन सवाल यह है कि बतौर भारतीय राजनेता आप ये बात क्यों कहें? क्योंकि तब तो सीधी बात होगी ना कि आप धमकी दे रहे हैं कि हम बांग्लादेश के भीतर अनरेस्ट पर, यही इमेच्योरिटी है जी, यही डिप्लोमेटिक इमेच्योरिटी है इन लोगों की कि ये करते कुछ नहीं है, बातें ऐसी कर देते हैं जैसे लगता है कि अपने मोहल्ले में बैठ के बात करें। और यहां पर प्रॉब्लम है, देखिए यूनुस मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को कि यूनुस एक देश के नेता के तौर पर वो बिल्कुल सफल नहीं। वो बीजिंग जाते हैं, बीजिंग के प्रेशर में आ जाते हैं, पाकिस्तान से संवाद करते हैं, इतना प्रेशर पाकिस्तान का हो जाता है कि पाकिस्तान के कंटेनर्स बिना कस्टम्स और उसके आप पहुंचा लेते हैं। फिर यूएस कुछ कहता है, आप उसको ही सरेंडर कर जाते हैं जी। आप एक्चुअली वो जो स्ट्रॉन्ग लाइन है ना, जो एक किसी भी देश की, और भारत के साथ दिक्कत क्या है कि इस वक्त पूरे साउथ एशिया में जी भारत के फेवर में कोई ऐसी लॉबी ही नहीं काम कर रही है जो हमेशा से करती रही थी। जी मुझे याद है, मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं, जब मैं पहली बांग्लादेश यात्रा कर रहा था उसके पहले श्रीलंका में कुलदीप नैयर साहब देश के बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं। कुलदीप नैयर साहब ने मुझसे ये कहा था कि देखो मेरी उम्र तो ढल गई, तुम लोग नौजवान लोग हो और तुम लोग एक भारत बांग्लादेश पाकिस्तान या साउथ एशिया जर्नलिस्ट फोरम बना जी, और साउथ एशिया जर्नलिस्ट फोरम बना के और एक डायलॉग रखो। अब सोच के देखिए कि आज के हालात में अगर कोई इंडियन जर्नलिस्ट बात कर ले किसी बांग्लादेशी जर्नलिस्ट से, शायद इंफॉर्मेशन के लिए भी, तो यहाँ पर क्या होगा? जी बिल्कुल। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, और खास तौर पे देखिए भारत की अब रक्षा नीति क्या कहेंगे हम, इतना बड़ा मिस्टेक हुआ है बांग्लादेश में कि हम अपनी वो सीमाएं जो सबसे ज्यादा घुसपैठियों से परेशान, एक टाइम में उल्फा टेररिस्ट वहां से इंटर करते थे, मणिपुर ऑलरेडी डिस्टर्ब है, आपने उसको वहां तक पाकिस्तान को एक्सेस दे दिया। जी ये प्रॉब्लम तो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं भारत की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की ये जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है या फिर जो हालात हैं, इसे अमेरिका और चीन की प्रतिद्वंद्विता से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो सिद्धार्थ जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, एक तो रखाइन कॉरिडोर और उसके बाद बीजिंग में जाकर जो मोहम्मद यूनुस ने बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर ली कि हम जो है इंडियन ओशन के जो गार्डियंस हैं, सेवन सिस्टर्स की बात उठा देते हैं और बोलते हैं कि चीन यहाँ पर आए, प्रोडक्शन करे, फिर सामान बेचे, इस तरह से न्योता दे देते हैं। तो क्या उलझ के रह चुके हैं मोहम्मद यूनुस, और उनके नेतृत्व कुशलता पर तो, क्षमताओं पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन क्या चीन और अमेरिका का जो प्रभुत्व है, उसकी प्रतिद्वंदिता है, वो बांग्लादेश की मुसीबत के जड़ में है? जी नहीं, मेरे ख्याल से चीन और बांग्लादेश, चीन और अमेरिका अलग अलग कारणों से बांग्लादेश को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका इसीलिए कोशिश कर रहा है क्योंकि अमेरिका, हमें पता है, खास करके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हर चीज को व्यापार की दृष्टि से देखता है। तो बांग्लादेश जनसंख्या के दृष्टि से बहुत बड़ा अमेरिका के लिए मार्केट भी है और बहुत बड़ा सस्ता प्रोडक्शन सेंटर भी है। तो दोनों होने के कारण बांग्लादेश के ऊपर अमेरिका अपना कुछ प्रभाव रखने की कोशिश करेगा, बिल्कुल स्वाभाविक है। चीन का कारण और है, चीन हमें पता है कि चीन एक एक्सपेंशनिस्ट स्टेट है, वो विस्तारवादी देश है। तो वो जब विस्तार करना चाहता है तो भारत को वो कंट्रोल करने के लिए, भारत को घेरने के लिए बांग्लादेश को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करेगा। ये दोनों अलग अलग कारणों से करेंगे। और जैसे डॉक्टर सिन्हा जी ने कहा कि यहाँ पर कूटनीति जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। यूनुस जी के अंदर विद्वता भले होगी, लेकिन कूटनीति की कमी है, क्षमता की कमी है, इंटेंट अच्छा है, कंटेंट शायद नहीं है, इंटेंट और कंटेंट में मिसमैच हो गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ कि जैसे डॉक्टर सिन्हा जी ने कहा कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी होनी चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में भारत क्या करे। तो एक दिलचस्प किस्सा है, मेरे पिताजी 1971 में, क्योंकि उनको बांग्ला आती थी, तो हमको पता है कि भारत की इंदिरा गांधी ने जिस समय ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, उससे पहले से उन्होंने मानेक शॉ के साथ कुछ योजना बनाई थी। उन्होंने इसके साथ साथ कुछ लोगों को, भारत के लोगों को जिनको बांग्ला आती थी,
उनको बांग्लादेश में भेजा, अंडरग्राउंड होके भेजा, ताकि वो वहां की जो मुक्ति वाहिनी है उसकी वो मदद कर सके, क्योंकि मुक्ति वाहिनी के नेताओं को जेल हो गई थी। तो मेरे पिताजी भी उसमें शामिल थे, कुछ महीने के लिए, 6-7 महीने के लिए वो बांग्लादेश भी गए थे। वो वापस आए तो मैंने कभी एक बार उनको पूछा, और मेरे पिताजी कवि भी थे, लेखक भी थे, उन्होंने वो पूरे बांग्लादेश के बारे में डायरी में लिखा भी हुआ था। तो मैंने एक दिन पूछा उनको कि आप ये सब चीज को एक किताब के रूप में क्यों नहीं करते हैं? तो कहे कि देखो, ये काम ना इस देश ने कूटनीतिक रूप से किया था। जो कूटनीति होती है वो सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, तो सार्वजनिक नहीं कर सकते, इसीलिए मैं उसको नहीं लिख सकता हूँ। तो खैर, आज मेरे पिताजी को गुजरे हुए 24 साल हो गए, मैं उसकी चर्चा कर पा रहा हूँ। हालांकि वो डायरी आज भी मेरे घर में है, लेकिन क्योंकि मेरे पिताजी ने कही है कि वो कूटनीति है, तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि आप कूटनीति कीजिए। दुर्भाग्य से भारत में पिछले 10 साल में, जिसको कहते हैं ना मसल फ्लेक्सिंग, हम अपनी मैचिज्मो, हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में, जैसे अभी आपने कहा कि असम के मुख्यमंत्री, अब भैया आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप विदेश नीति पर क्यों बोल रहे हैं? जो आपका क्षेत्र नहीं है उसमें अगर बोलिएगा तो होगा ये कि आपके बारे में अनावश्यक रूप से आपके पड़ोसी डरने लगेंगे कि कहीं भारत भी तो विस्तारवादी नहीं हो रहा है, और उस डर के चलते वो कभी कहीं चीन के पास और कहीं अमेरिका के पास चले जाएंगे कि भैया हो सकता है भारत भी हम पर कहीं हमला नहीं करते। तो इस तरह से आपको कूटनीति ऐसी चीज होती है कि आपको लोगों को अपने साथ हर कीमत पर रखना पड़ता है। कभी प्रेम से रखना पड़ता है, कभी डर से रखना पड़ता है, कभी बांध के रखना पड़ता है, कभी मजबूर में रखना पड़ता है। लेकिन आप कैसे रख रहे हैं उसको आपको सार्वजनिक नहीं करना है। दुर्भाग्य है कि भारत की सरकार जितना करती है उससे ज्यादा बोलने में विश्वास रखती है, इसीलिए हाथ में आई हुई चीजें, बांग्लादेश बना ही था, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाने के बाद उसको एक बफर स्टेट बना के रखा था ताकि वो भारत के लिए एक सेफ्टी मार्जिन बन जाए। आज वही बांग्लादेश अगर हमारे लिए समस्या बन रहा है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में उनके साथ चूक कर ली। बिल्कुल, रणनीतिक रूप से भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है वो मधुर बने रहना बहुत आवश्यक है, लेकिन इस रणनीतिक दृष्टि से भी भारत की कूटनीति पर सवाल उठ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो संबंध है उसको बनाए रखने की बजाय जो है नेताओं के इस तरह के जो बयान है वो बिगाड़ने का ही काम करते हैं। ब्रेक लूँगी मैं, इसी बात के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। दर्शकों से अनुरोध, जुड़े रहिए स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और बांग्लादेश में जो हालात हैं और जो तमाम घटनाक्रम है वो क्या संकेत दे रहे हैं कि क्या ये हालात सुधरेंगे, और अगर नहीं सुधरेंगे तो तमाम पश्चिम एशिया के मुल्कों के लिए ये कितनी बड़ी चिंता की बात है। हमारे साथ उत्कर्ष सिन्हा, सिद्धार्थ शर्मा लगातार जुड़े। उत्कर्ष सर, मैं समझना चाहूँगी कि मस्क के स्टारलिंक इंटरनेट सेवा की शुरुआत बांग्लादेश में, इसे आप कैसे देख रहे हैं? अगर प्रोफेसर यूनुस, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए जाने जाते हैं, एक अच्छे प्रगतिशील अर्थशास्त्री हैं, लेकिन उसी बांग्लादेश में जहां पर महंगी इंटरनेट सेवा और स्टारलिंक की शुरुआत को हरी झंडी मिल जाना, इसे आप कैसे देख रहे हैं? खास करके तब जब यहाँ पर हिंसक घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, यहाँ पर चुनाव न करा पाने की स्थिति दर्शा रहे हैं यूनुस, और सेना भी नाराज है। जी नेहा, देखिए, अमेरिका भी ट्रंप के आने के बाद बदल चुका है। जी, यही वो अमेरिका था जो दुनिया में इन्हीं सब बातों को लेकर के किसी देश को आड़े हाथों लिया करता था। मानवाधिकार उल्लंघन, मानवाधिकार का सबसे बड़ा रक्षक, लोकतंत्र नहीं है तो उसका रक्षक, तानाशाही हटानी है तो उसका रक्षक। सारी दरोगाई अमेरिका की इसी लाइन पे होती है। लेकिन जब से ट्रंप आए हैं, अमेरिका की एक लाइन है, अमेरिका एक व्यापारी देश है, वो व्यापार करेगा। और एलन मस्क का सरकार में आना और क्या है, और उन्होंने बहुत खुल के अपना काम किया है। जी, उन्होंने स्टारलिंक को लेके, उन्होंने टेस्ला को लेके बहुत सारे काम किए। इवन भारत के साथ भी उन्होंने वो किया, और जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुआ स्टारलिंक का, वो तो कहिए कि अभी जो घटना घट गई है उसके बाद वो मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन वो कब तक ठंडा रहेगा पता नहीं। टेस्ला में उन्होंने भर्तियां करनी शुरू कर दी, अभी क्लियरेंस मिला नहीं। तो वो तो स्टाइल है। अब ऐसे में यूनुस जैसा कमजोर लीडर जो जहां जा रहे हैं वहीं सरेंडर, तो वो स्टारलिंक वहां आएगा। अच्छा, स्टारलिंक कॉस्टली सर्विस है, इंटरनेट की बहुत कॉस्टली सर्विस है, और अब तो ये भी बात होने लगी है कि स्टारलिंक बेसिकली सैटेलाइट जो स्टारलिंक्स के हैं वो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए हैं या कुछ और भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। अब ये फिर साउथ एशियन जोन में एक अमेरिका का दूसरा दखल है जी, जो
जो अंतरिक्ष से दखल हो, और वो भी हमारे लिए कोई बहुत मुफीद बात नहीं है। हालांकि हम खुद ही उस लाइन में खड़े हैं, एयरटेल या जियो दोनों अपना अपना कागज दिखा रहे हैं कि सब हमारा समझौता हो चुका है, तो हम कब तक बचेंगे हमें ये भी नहीं पता है। लेकिन ये सच है कि अमेरिका, ट्रंप का अमेरिका जी हर चीज को इग्नोर करके सिर्फ एक चीज करेगा कि जो उसको मुनाफा दे जी। और अमेरिका के भीतर बांग्लादेश के कपड़ों से लेके बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंसी है, और टैरिफ भी जीरो करने के लिए तैयार है जी, बिल्कुल। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से भी, अगर भारत के रणनीतिक सुरक्षा की दृष्टि से भी स्टारलिंक का बांग्लादेश में एक्टिव हो जाना, और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्टारलिंक के जो टर्मिनल की भी मिलने की बात आई थी पिछले साल, और इसे जोड़ा जा रहा है कि अगर म्यांमार में विद्रोही इसका इस्तेमाल करने लगे तो ये पूरी की पूरी जो परिस्थितियाँ हैं वो भारत के लिए भी कितनी बड़ी चिंता की बात हो सकती है। सिद्धार्थ जी, स्टारलिंक एक इंटरनेट क्रांति के रूप में पश्चिम एशिया में पैर जमा रहा है और सेंटर बांग्लादेश बन चुका है, इसे कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, टेक्नोलॉजी के बारे में ये चीज अब साबित हो चुकी है कि टेक्नोलॉजी एक बार कोई चीज बन जाती है तो वो धीरे धीरे लोगों के पास, जनता के पास पहुंच जाती है। हालांकि पहली बार जब वो बनती है तो कुछ विशिष्ट लोग ही उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ साथ वो जनरलाइज हो जाती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। हमें पता है इंटरनेट सबसे पहले बना था 1991 में, जिस समय डेजर्ट स्टॉर्म पहली बार अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया था, तो अपनी सेनाओं को एक वायरलेस वाला जो घूमता था एक एक टुकड़ी के साथ, उसके बदले अपनी हर सैनिक के पास एक सैटेलाइट फोन हो, इसीलिए सेल फोन बना था, मोबाइल फोन बना था। लेकिन वो टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि आज दुनिया में हर देश, हर व्यक्ति के पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है। तो हमें पता है कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो कि धीरे धीरे उसका डेमोक्रेटाइजेशन होता है। साथ में ये भी सच है कि जो उस टेक्नोलॉजी को बनाता है वो कुछ ना कुछ आपको अगर वो टेक्नोलॉजी दे रहा है तो उसके बदले आपसे बहुत कुछ ले भी रहा है। तो सारा डेटा जी, हाँ, स्वाभाविक है। डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा एक ऐसी चीज है जिसमें कि आपके बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। तो स्टारलिंक भूटान में आ चुका है, उदाहरण के लिए भूटान में स्टारलिंक आ चुका है। भारत में जियो और एयरटेल दोनों ने कहा है कि हमारा स्टारलिंक के साथ समझौता हो गया है। तो स्टारलिंक हो या इस तरह की टेक्नोलॉजी हो, दुनिया भर की टेक्नोलॉजियां आएंगी और लोगों तक पहुंचेंगी। वो बांग्लादेश में भी आएंगी, उसका भी उपयोग होगा, और बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार में जो वहां की मिलिट्री जनता है वो भी इस्तेमाल करेगी, और गलत तरह के लोग भी इस्तेमाल करेंगे। वो उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, जैसे सिन्हा जी ने कहा, कि ट्रंप साहब की जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप 2 है, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि उसका जो रास्ता है वो कोई भी मॉरलिस्टिक या क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक स्टैंड अब नहीं ले रहा है। वो शुद्ध और विशुद्ध फायदावादी सरकार बन गई है कि जो मुझे फायदा देगा मैं उसके साथ खड़ा हूं, जो मुझे फायदा नहीं देगा मैं उसकी गर्दन दबाऊंगा। इसलिए हमने देखा कि भारत पाकिस्तान के बीच में भी जो सीज फायर हुआ, वो सीज फायर किसी भी कारण से हुआ हो, लेकिन ट्रंप साहब बीच में कूद गए और कहे इसमें व्यापार एक एंगल है, व्यापार के दबाव में मैंने सीज फायर करवा दिया। तो व्यापार एक ऐसी चीज है जो कि अमेरिका की ये वाली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा महत्व दे रही है। और स्वाभाविक है कि मस्क साहब उनके क्या कहते हैं जुड़वा भाई जैसे हैं, हर जगह वो साथ में वो भी दिखते हैं। उनके 3 साल का बच्चा भी उनके ट्रंप साहब के हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में घूमता है। तो स्वाभाविक है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन स्टारलिंक को हर जगह पुश करेगा, उसमें बांग्लादेश को भी पुश करेगा और भारत में भी पुश करेगा। ये एक ऐसी चीज है जो कि रुक नहीं सकती, लेकिन इसका दुरुपयोग भी कंपनी के मालिक करेंगे, आपका डेटा उनके पास जाएगा, ये भी स्वाभाविक है। ये होना ही है। इससे कोई बचने का तरीका अभी तक मानवता नहीं खोज पाई है। लेकिन जी बिल्कुल, लेकिन ये साफ हो चुका है कि बांग्लादेश की जनता अगर बचना चाहती है इस युद्ध जैसे हालात से, तो चुनाव जल्द से जल्द करा लिए जाए। इसी में बांग्लादेश का भी हित है और शायद बांग्लादेश की स्थिरता में ही भारत का भी हित जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सिद्धार्थ जी, आपका भी, उत्कर्ष सर आपका भी आभार। आप दोनों ने वक्त दिया, स्ट्रेट टॉक के मंच पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आपका बांग्लादेश की जो हालात है और ख़ास करके प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का जो नेतृत्व है, इस पर बार बार जो सवाल उठ रहे हैं, उस पर कुछ आपकी राय, कुछ समझ है तो हमें लिखकर भेजिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल पहुँचा सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।